हाँ जी। तो कैसे हो आप सब लोग। आज आईपीसी पढ़ेंगे अपन। थोड़े दिनों बाद में ही आपसे मुलाकात हो रही है, थोड़ा टाइम लग गया था। हमारे किसी रीजन के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो पहले तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मेरे कारण थोड़ा सा आपको डिले हो गया आईपीसी में। आईपीसी का अपना एक बस छोटा सा पोर्शन बचा हुआ था। और आई होप आपने इससे पहले वाली क्लासेस को अच्छे से लिया है, अच्छे से पढ़ा है। कुछ बच्चों के मैंने मैसेजेस देखे थे कमेंट के अंदर कि सर आप तो सब कुछ बता रहे हो, सब कुछ पढ़ा रहे हो, सब कुछ छुड़वा नहीं रहे हो। तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आईपीसी ना एक ऐसा एक्ट है, आईपीसी एक ऐसा बेयर एक्ट है जिससे हम लाइक मार्जिन ऑफ एरर्स नहीं रख सकते। वी कांट लीव थिंग्स, क्योंकि आईपीसी के अंदर जनरली हेडिंग्स है। जब आरजेएस के पेपर में क्वीन की डेफिनेशन किस ईयर से हटाई गई थी ये पूछा जा सकता है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू लुक एट द हेडिंग्स। आपको हेडिंग्स तो क्लियर करनी ही पड़ेगी। मुझे मालूम है बहुत टफ है, बहुत बड़ा पोर्शन है, आईपीसी बहुत बड़ा वेयर एक्ट है। बट मैंने जैसे आपको पहले बताया, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि मेजर पार्ट जो है आप याद कर सको। जैसे कोइन वाला जो अपना चैप्टर था, 230 से जो अपना कोइन वाला चैप्टर था, उसको मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में समझाया था। फिर जैसे अपना सॉरी वो वाला अपना चैप्टर था जहां पे अपन फैब्रिकेट करते हैं किसी एविडेंस को कोर्ट के समक्ष, 190 से जो शुरू होता था, उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं। न्यूसेंस वाला जो चैप्टर था उसको भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे आप दिमाग को यूज करके सेक्शंस को ब्रेक करके समझ सकते हो। तो पहली चीज कि मुझे पता है कि बहुत बड़ा पोर्शन है, बट हम छोड़ नहीं सकते हैं, हम छोड़ नहीं सकते हैं, हमें करना पड़ेगा। प्रोसीजरल लॉ में क्या होता है कि हमें पता होता है कि ये वाला जो प्रोसीजर है ये कोर्ट का प्रोसीजर नहीं है, तो इसमें हाई कोर्ट नहीं घुसेगा। बट आईपीसी तो एक ऐसा बेयर एक्ट है, ऐसा एक पार्ट है अपने सब्जेक्ट का जिसमें से हर एक चीज एज अ जज आपके काम आएगी। एज ए जज आपको उसे यूज करना पड़ेगा। सीआरपीसी के अंदर जैसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के जितने काम है, उसे आप लोगों को जब जज बन जाओगे तो आपको नहीं देखना पड़ेगा ना उसे। बट आईपीसी में जितने सेक्शन है आपको कभी ना कभी किसी ना किसी केस में किसी ना किसी दिन आपको यूज करना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट के थोड़ा स्मार्ट पेपर बनाता है। वो छोटे जो एग्जाम्स होते हैं एलडीसी वगैरह उनके हिसाब से नहीं होता कि कुछ भी पूछ लिया, नहीं। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट ढूंढते हैं। आपको जज बनना है ना, तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं आईपीसी में कुछ छुड़वा नहीं पा रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि जो चीज छुड़वा सकूं वो छुड़वाऊं, बट क्या करें, मजबूरी है। देखो आज मैं आपको बता दूंगी ये तो आएगा ही नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी आईपीसी के अंदर कि ये तो आएगा ही नहीं। मैं नहीं बोल सकता फॉर श्योर होकर के कि हाँ ये तो नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप हेडिंग सबकी देख के जाएं। मैं जनरली हेडिंग्स ही बता रहा हूं। आईपीसी में क्या पूछा जाता है, आईपीसी में यही सब पूछा जाता है कि ये सेक्शन में क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, बस यही चीजें पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अब अपन शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने 389 तक देख लिया था, एक्सटॉर्शन वाला पार्ट अपना पूरा हो गया था। आज अपन रॉबरी डकॉइटी ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या शुरू कर रहे हैं, 390 पढ़ रहे हैं, रॉबरी की डेफिनेशन। रॉबरी क्या होती है, इसको ज्यादा अंदर मत घुसो, बस इतना ध्यान रखो कि एक तो जब आप थेफ्ट करते हो और एक जब आप एक्सटॉर्शन करते हो। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन आप सबको याद आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको याद आ चुके होंगे। अब बात क्या होती है कि एक्सटॉर्शन और थेफ्ट करते वक्त अगर आपने क्या किया है, ये लीजिए, ये चीज देख लो बस। आप थेफ्ट और एक्सटॉर्शन करते वक्त कोई वॉलेंटरीली अटेम्प्ट करते हो हर्ट का, ग्रीवियस हर्ट का, इंस्टेंट डेथ का, रोंगफुल रेस्ट्रेंट का, ये सब चीजें अगर आप करते हो तो जो थेफ्ट होती है वो रॉबरी में बदल जाती है, जो एक्सटॉर्शन होती है वो भी रॉबरी में बदल जाती है। बस इतना ध्यान रखो, ज्यादा मत घुसो इसके अंदर।
ये चीज आपको देखनी ही पड़ेगी, इसको अपन छोड़ नहीं सकते थे, ठीक है। अब बात आती है डकैती की। तो डकैती में, डकैती जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में, सिंपल बात है, एक चीज याद रखनी है, ये 5 और 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। किसमें? टू कमिट और अटेम्प्ट, क्या? रॉबरी। मतलब रॉबरी करते वक्त, रॉबरी क्या होती है जो अपन ने देख लिया, ऐसा थेफ्ट, ऐसा एक्सटॉर्शन जिसके अंदर कोई रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, कोई रॉबरी है, अंदर कोई हर्ट है, कोई ग्रीवियस हर्ट है, कोई फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है, तो वो रॉबरी है। और एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी देयर आर मोर देन 5 पर्सन और 5 who are conjointly committing robbery or theft with an attempt to wrongful restraint, injury, hurt, death, तो वो डकैती बन जाएगी, ठीक है। चलिए पनिशमेंट देख लेते हैं। 392 में पनिशमेंट किसकी है, ये लो, 14 ईयर्स तक की इंप्रिजनमेंट, ठीक है। यहां से अपने को इसको देखना होगा, पहली चीज कि अगर आप रॉबरी को कमिट करते हो ना, तो शेल बी पनिश, तो पहली चीज है शेल विद रिगरस इंप्रिजनमेंट, ठीक है। ये चेक कर लेना, रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा, हार्ड विद हार्ड लेबल वाला, जो क्या होगा, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन एंड इफ द रॉबरी बी कमिटेड ऑन द हाईवे बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, हाईवे के ऊपर सनसेट और सनराइज के बीच में, मतलब रात के अंधेरे में समझ लीजिए। अब सनराइज सुबह होता है और सनसेट इवनिंग में होता है, तो इवनिंग के बाद और सुबह के पहले वाले टाइम पे आप अगर करते हो तो ठीक है, चेक कर लेना, 14 साल हो जाएगी। चलिए अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी देख लेना, हेडिंग है, पनिशमेंट चेक कर लेना, ठीक है। वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, अगर आपने रॉबरी करी, 394 में आपने हर्ट भी कर दिया रॉबरी करते वक्त, पनिशमेंट देख लेना इसकी भी, ठीक है। LI तक मिल सकती है, रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगा, क्या होगा, LI, और क्या मिल सकता है, रिगरस इंप्रिजनमेंट कब तक का, 10 साल तक का, प्लस फाइन, ठीक है। आप चेक कर लेना, हेडिंग्स को देखो, देखनी ही पड़ेंगी, कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी कौन से सेक्शन के अंदर है, और आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आईपीसी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हम जितना सीआरपीसी और सीपीसी और एविडेंस में सब में छोड़ते हुए चल रहे हैं ना चीजों को, तो वहां पे अपन मार्जिन ऑफ एरर को चल सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, यहां पे नहीं कर सकते। अपने को कोई ना कोई बेयर एक्ट ऐसा उठाना पड़ेगा जिसमें से अपन 10 में से 10 क्वेश्चन सही कर सके, तभी अपन वहां वाली चीज को कॉम्पनसेट करेंगे। अब वहां पे क्या होता है, प्रोसीजर को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए अपन वहां पे स्किप करवा रहे हैं सर आपको। यहाँ पे ज्यादा पढ़ना नहीं है, हेडिंग से तो याद रखनी है, दिमाग में 10 बार बोलो, याद हो जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी ये आपसे, ठीक है। चलिए पनिशमेंट फॉर डकैती है, चेक कर लीजिएगा, ऊपर रॉबरी पड़ गया तो ये डकैती है, ये डकैती विद मर्डर चेक कर लीजिएगा। 397 है रॉबरी और डकैती, सॉरी ये कहाँ, अच्छा, रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ये चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पनिशमेंट चेक कर लेना, इसकी याद रखने को नहीं बोल रहा हूं पनिशमेंट, बट आपको हेडिंग पता होनी चाहिए। 398 चेक कर लेना। अब ये जो है ना, ये सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्या बात करता है, ये बोलता है कि प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज एन ऑफेंस। तो ये क्या हो गया, ये एक सारभूत अपराध हो गया। क्या हो गया, सारभूत अपराध हो गया कि आपने सिर्फ प्रिपरेशन करी है, आपने कमिट नहीं करी है, बट प्रिपरेशन टू डकैती इज एन ऑफेंस। क्या पनिशमेंट है, एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड सेल, ठीक है, ये देख लेना, रिग्रेस होगी देख लेना। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर जस्ट मेकिंग प्रिपरेशन विदाउट कमिटिंग क्या है, ऑफेंस है। किसमें है, 399 में। ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है और आएगा, आया भी हुआ है। 400 पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू, ये भी देखो, आप बस उस एक गैंग के मेंबर हो,
तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगा। गैंग ऑफ डकॉइट्स, rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। चेक कर रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है ये। 401 पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स, तो 399, 400, 401 एंड 402। यहां पे आपने कोई एक्ट कमिट नहीं किया, बट जस्ट बीइंग अ मेंबर, बीइंग और प्रिपेयरिंग, ये सब, और असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकॉइटी, ये सब ऑफेंस है। तो 399 से 402 तक आपका उस जगह पे होना ही एक ऑफेंस है। तो ये सब सारभूत अपराध में आ जाते हैं। ऑफेंस की पनिशमेंट चेक कर लेना, इनकी पनिशमेंट को याद रखना जरूरी है, क्योंकि पूछा जा सकता है जब पेपर टफ बनाना होता है तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसकी पनिशमेंट क्या है। क्या पूछ लेगा? सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स। अब आप फंस गए कि यार ये पढ़ा तो था 10 साल थी, 7 साल थी, पर ये साला रिग्रेस थी या सिंपल थी ये याद नहीं आ रहा। तो सिंपल रख लो, डकॉइटी जहां आती है वहां जनरली रिग्रेस इंप्रिजनमेंट ही होती है, क्योंकि जब ये बना था ना उस टाइम पे डकैत बहुत थे, तो उनको हटाने के लिए इन्होंने ये सोचा कि पनिशमेंट जो है ना वो सबसे ज्यादा रखते हैं, हार्ड पनिशमेंट रखते हैं। तो डकैतों के खिलाफ बनाई गई थी, इसलिए ये रिग्रेस ही है। डकैती जहां है वहां रिग्रेस ही है, याद रखना। चलिए अब अपन आ जाते हैं प्रॉपर्टी के खिलाफ एक और ऑफेंस की बात करते हैं। ये क्या है? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। हिंदी वाले बच्चों को मैं मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब बताता हूं कि कोई ऐसी चीज, जैसे मान लो मैं आप में से एक बच्चे की बाइक लेके गया, यार मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को फला फला जगह पे काम है। अब उसने बोला ठीक है भाई मेरी बाइक ले जा। अब मैं उस बाइक को चला रहा हूं 120 150 की स्पीड पे और बहुत रेस्टलेस ड्राइविंग कर रहा हूं, तो मैंने जो चीज ली उसका मिस एप्रोप्रिएट किया ना, उसका जिस वे में यूज होना चाहिए था उसके अगेंस्ट यूज किया ना, तो उसे मिस एप्रोप्रिएशन बोल देते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी के खिलाफ ऑफेंस है, हमें यह चीज मालूम है। अब ये देखो, अब इसके अपन चेक करते हैं कि क्या क्या ऑफेंस है, कैसे पनिशमेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। चलिए, तो कोई भी मिस एप्रोप्रिएट करता है, दुर्विनियोग करता है किसी प्रॉपर्टी का, 403 है धारा, साथ साथ में बोलते रहिए ताकि दिमाग में जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार याद रहेगी, सीधी बात है। चलिए, तो क्या है? किसी मूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने बोला ना कि मैं बाइक लेके गया आपकी, अब क्या करता है? या तो मिस एप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट कर लेता है। लेके तो मैं आपसे गया, अब बोलूं कि भाई साहब ये तो मेरी बाइक है, ठीक है, तो क्या होगा? शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years और फाइन, 2 साल का फाइन, 2 साल और फाइन। या तो प्रॉपर्टी को खुद का बताना या उसे मिस एप्रोप्रिएट करना, इट इज एन ऑफेंस। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या है? देखो, अ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। अब ये देखो, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, भाई मान लो उधर भी डिसऑनेस्टली है, जैसे कि आजकल क्या, जैसे HF ड्यूलक्स बाइक है, लड़के शायद इस चीज को समझेंगे, लड़कियां समझ ले एक्टिवा स्कूटी है, तो हर दूसरे तीसरे घर में एक एक्टिवा स्कूटी है, हर दूसरे तीसरे घर में एक HF ड्यूलक्स बाइक है। बहुत बार ऐसे लगता है कि अपन ने दूसरे की बाइक में चाबी डाल ली और वो चल भी गई, हमें पता ही नहीं चला कि यार ये तो अपनी है ही नहीं। अब मैं वो लेके चला गया, तो मैंने डिसऑनेस्टली नहीं हूं ना मैं वहां पे, मिस एप्रोप्रिएट तो करे, मैंने अपनी बताई ना, कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज, ये बोलता है ना, तो मैंने अपनी बना ली, पर मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं अपनी ही खुद की बाइक समझ के लेके जा रहा था। तो क्या बात करते हैं? अ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली is a misappropriation with the meaning of this section। 1 मिनट के लिए भी आपने अगर डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन किया तो माना जाएगा, इस सेक्शन में आप आ जाओगे, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है ये बात करता है फाइंडर ऑफ द प्रॉपर्टी का, जिसे कोई चीज मिल जाती है, possession of any other person and takes such property for the purpose of प्रोटेक्टिंग इट। मान लो मेरे को किसी का वॉलेट मिला,
मैं उसे उठा के घर, तो पहला काम ये हुआ ना, मैं उसे अपने घर लेके जाऊं। अब यहां बात करता है डज नॉट टेक और मिस अप्रोप्रिएट इट डिसऑनेस्टली, लेके गया ना बचाने के लिए, एंड इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। अब अपने घर लेके जाना डिसऑनेस्ट नहीं है ना, तो बस बात खत्म, ऑफेंस नहीं है। बट he is guilty of the offense above defined if he misappropriates or if he appropriates it to his own use when he knows or has the means of discovering the honor or before he has used reasonable means to discover and give notice to the honor। अब देखो, जैसे मैं बाइक लेके गया, 2 किलोमीटर बाद जाने के बाद पता चला कि यार ये तो अपनी नहीं है। अब मैं सोचूंगी साला सही है यार, मेरी वाली तो 2015 का मॉडल था, ये तो नहीं लग रही है, टंकी भी फुल है, लेके चलते हैं ना यार, बोल देंगे गलती से ले गया। नहीं, इफ यू नो दैट इट्स नॉट योर्स, तो अब आप मिस अप्रोप्रिएशन आ जाओगे डिसऑनेस्टली। ठीक है, वॉलेट उठा के लेके जाते हैं, अपन उसके पैसे यूज कर लेते हैं, अपने को पता है कि इसमें एक आईडी कार्ड लगा हुआ है। इट इज आवर ड्यूटी टू इन्फॉर्म द ओनर। अब उसके बाद में वो काम करे नहीं आए तो अपनी मर्जी नहीं है। चलिए इलस्ट्रेशन को चेक कर लेना। ऑफेंस ये एक 404 है, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन पूछा जाता है किसी डिसीज्ड की, मरे हुए पर्सन की कोई प्रॉपर्टी मिस एप्रोप्रिएट करना, कब? एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। मतलब ये किसी डिसऑनेस्टली किसी डिसीज्ड, किसी मरे हुए व्यक्ति के पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी थी, उसको एट द टाइम ऑफ हिज डेथ आपने यूज कर लिया। मरे हुए व्यक्ति के जेब से पटुआ निकाल लिया, चेन घड़ी निकाल ली। अब वो चोरी में नहीं आती है ना, क्योंकि लिविंग पर्सन नहीं था, इसलिए ये इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ लेना। ऑफेंस पनिशमेंट इसकी वैसे देख लेना, बाकी मेरे ख्याल से ये नहीं आएंगी, ये सेक्शन आएगा, लेकिन इलस्ट्रेशन चेक कर लेना, इजी है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब मिस एप्रोप्रिएशन और ट्रस्ट में एक बात कॉमन है कि मिस एप्रोप्रिएशन में तो प्रॉपर्टी की पोजीशन हम ले लेते हैं डिसऑनेस्टली, पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर जो पोजीशन है ना, वो अपने आप अपने पास में आता है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति के द्वारा इसकी प्रॉपर्टी का पोजीशन मेरे पास में आता है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट। अब मैं उस ट्रस्ट को मिस एप्रोप्रिएट कर रहा हूं, पोजीशन मैंने नहीं लिया। मेरे पास में एक आदमी अपनी बाइक छोड़ के गया कि यार भाई मेरी बाइक का तू ख्याल रखना, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। अब मैं उसकी बाइक को रगड़ूं, समझ गए हो ना? अपन अंदर नहीं जाएंगे, ये एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं पढ़ेंगे, पर हेडिंग इंपॉर्टेंट है। अब इसके इलस्ट्रेशन आप चेक करोगे ना, तो आपको जनरल बातें समझ में आ जाएगी। काफी सारे इलस्ट्रेशन से आपको चेक करने पड़ेंगे, पनिशमेंट इसकी देख लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में एक आइडिया लग चुका है क्या है, आप चेक कर लेना। ये पनिशमेंट इसकी 406 में है, याद रखना। 403 में है ना, पनिशमेंट साथ में थी, 405 में लेकिन पनिशमेंट साथ में नहीं है, 406 में पनिशमेंट दी है, याद रखना इस चीज को। 407 देख लेना। ट्रस्ट बाय कैरियर, कैरियर या इनके द्वारा कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, क्लर्क और सर्वेंट के द्वारा होता है, या फिर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा होता है। ये लाइन याद कर लेना, बस सिंपल है। चलिए स्टॉलन प्रॉपर्टी। अब थेफ्ट से, एक्सटॉर्शन से, या फिर रॉबरी से, या फिर डकॉइटी से कोई प्रॉपर्टी आपके पास में आती है, तो दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज स्टॉलन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इतना याद रखो कि जो पोजेशन जो है ना, उस व्यक्ति से आया है, अ पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू द पर्सन देयर पोजेशन देयर ऑफ, देन इट सीजेस टू बी स्टॉलन प्रॉपर्टी। मानो उसी व्यक्ति के पास में पोजेशन आ गया जो लीगली एंटाइटल्ड है, तो वो स्टॉलन प्रॉपर्टी नहीं रही। ठीक है, एक चीज और, यहां पे आप देखोगे वेदर अदर ट्रांसफर हैज बीन मेड और द मिस एप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन कमिटेड विद इन और विदाउट इंडिया। तो यह जरूरी नहीं है कि यह भारत तक ही सीमित है। ठीक है, चलिए अब एक तो यहां पे तो 410 में तो इन्होंने डिफाइन किया है स्टोलन प्रॉपर्टी को। 411 में क्या है? डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, रिसीव करना। यहां पनिशमेंट दी गई है
3 साल और फाइन और बोल। ठीक है, चेक कर लेना, बाकी चीजें सिंपल है, हेडिंग पे जाना है। 412 देख लीजिएगा, स्टोलन इन दी कमीशन ऑफ अ डकॉयटी, किसमें, डकॉयटी के कमीशन में आपके पास प्रॉपर्टी आई डिसऑनेस्टली। अब यहां देखो, ये जो पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं बनता। हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, इनसे बनता है। मैं कर नहीं सकता कि आप ये मत पढ़ना बच्चों, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा ही इसमें से क्वेश्चन, आपको हेडिंग तो देखनी ही पड़ेगी। 415 इंपॉर्टेंट है, चेक करना पड़ेगा क्या होती है चीटिंग। स्कूल में जो चीटिंग करते हैं ये वो वाली चीटिंग नहीं है। ठीक है, यहां पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, बाय डिसीव करना किसी को, डिसीव करने का मतलब होता है कि अपना पहले डिसीविंग में अपना जो इंटेंशन है ना, वो अपना इंटेंशन डिसऑनेस्टली होता है। ये एक डिफॉल्ट थिंग है, हमें पता ही होना है। अब यहां पे देखो, डिसीव कैसे कर रहा है किसी व्यक्ति को, और क्या कर रहा है डिसीव करके, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड, जिसको डिसीव किया उसको इंड्यूस करके क्या किया, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को लेना। क्या है, पहली चीज प्रॉपर्टी है, दूसरी चीज क्या है, और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी। पहली बात तो चीटिंग से कि हाँ भैया आप मेरी प्रॉपर्टी रख लो, दूसरा क्या, हाँ भैया आप मेरी प्रॉपर्टी जो आपके पास में उसे रख लो। ठीक है, तीसरा, और इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड टू डू और omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived। ऐसा कोई कार्य करवाता है या फिर ऐसा कोई लोप करवाता है, ओमिशन करवाता है, जो वह व्यक्ति अगर डिसीव नहीं हुआ होता तो वो नहीं करता या फिर वो ओमिट नहीं करता। इज said to cheat, a dishonest concealment of facts is a deception within the meaning of this section। चेक करना इलस्ट्रेशन सारे के सारे, इससे आपको सेक्शन की एक बात समझ में आ जाएगी। 416 है, ये पर्सोनेशन की बात करता है, किसी चीज को या किसी कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बन के आ जाता है, पर्सोनेशन। 415 में चीटिंग, 416 में पर्सोनेशन। अब आओ 417 में चीटिंग की पनिशमेंट है, 419 में चीटिंग बाय पर्सोनेशन की पनिशमेंट है। पर्सोनेशन में एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको बता देता हूं। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो मैं इतनी एनर्जी नहीं लगा पा रहा हूं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। देखिए, पर्सोनेशन में से एक क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या पर्सोनेट किया जा सकता है, क्या क्या। एक तो ऐसा कोई पर्सोनेशन की मैं वो व्यक्ति हूं जो एग्जिस्टेंस में है पहले से, उसको मैं पर्सोनेट कर देता हूं। या फिर मेरा नाम तो जो है वो है, मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, मैं किसी दूसरे राहुल को पर्सोनेट करता हूं, ये भी समझ में आता है। या फिर मैं किसी ऑफिस में जाके बोलता हूं मैं छगनलाल हूं, छगनलाल एक फिक्सिशियस नेम है, रियल नेम नहीं है, वो एक फिक्सिशियस नेम है, उसका प्रतिरूपण करना भी, पर्सोनेशन करना भी आएगा चीटिंग बाय पर्सोनेशन में। ठीक है, तो यहां पे देखोगे ना, इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू डू सम अदर पर्सन, टू बी सम अदर पर्सन, और बाय नोइंगली सब्स्टिट्यूट एनी अदर पर्सन, ये भी समझ में आता, और अनदर, और representing that he or any other person is a person that then other than he or such other person really is। कि मैं नहीं, मैं किसी और को ले गया कि ये है छगनलाल, तो वो है ही नहीं, छगनलाल एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये चीज, ये तीन है ना, ये पूछ लेते हैं कि क्या क्या पर्सोनेट किया जा सकता है, क्या क्या प्रतिरूपण किया जा सकता है। चलिए पनिशमेंट आप देख लेना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये भी आप चेक कर लेना। डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है डिलीवरी, जनरली यही होता है। 420 अपन सुनते हैं ना, ऊपर तो नॉर्मल चीटिंग की बात करी थी, यहाँ पे चीटिंग से कोई प्रॉपर्टी है ना, उसको आप अपने पोजेशन में ले लेते हो। अब आप बोलोगे सर 415 में क्या है फिर ऐसा, उधर एक्ट भी करवाता है, कमिट भी करवाता है, किसी व्यक्ति को एक प्रॉपर्टी में रहने के लिए भी बोलता है।
पर ये साफ बात करता है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए 420 पनिशमेंट आप देख लेना। डिसऑनेस्ट और चलो पहले यहां पे देखते हैं, ये है। अब यहां पे 4 सेक्शन आते हैं अपने पास। मैं एक साथ करने की कोशिश करता हूं इसको। ये 4 सेक्शन आते हैं आपके पास। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा कोई पार्ट आपको आईपीसी में पहले भी याद आता है क्या? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो, मैं 2 मिनट का वेट करूंगा और उसके बाद में बताऊंगा। कहीं ये नहीं कि आप सर अपना आप याद करो कि ऐसा ही कोई पार्ट जिसमें एक ऐसा चैप्टर जो आईपीसी में पहले आया है जिसमें 4 ही सेक्शन है और सभी सेक्शन की पनिशमेंट सेम है। नीचे वाले में भी 2 साल ही है, सभी सेक्शन की पनिशमेंट सेम है। ऐसा आपने और कहां पढ़ा है? मुझे जल्दी बताओ। इतने में ये समझाता हूं। ये क्या है कि कोई डीड है, कोई प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन है, इधर से उधर जाना है, डिस्पोजिशन है, उसको इफेक्ट करता है। कैसे? फ्रॉडुलेंटली। पहला क्या है? डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन प्रिवेंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द क्रेडिटर्स। मेरे कोई देनदार है, सॉरी लेनदार है, लेनदार है, देनदार तो अलग होता है। मेरे कोई लेनदार है, मैं किसी का डेटर हूं, उनसे मैं अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कहीं और बेच देता हूं, डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, डिस्पोज करता हूं तो अमंग दी क्रेडिटर्स के बीच में वो प्रिवेंट बचाने, उनसे बचाने के लिए। और डिसऑनेस्टली प्रिवेंटिंग डेट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स, डेट को उनके लिए अवेलेबल होने से बचाता हूं कि मैं वो मेरे जो मांगते हैं ना, मैं फ्रॉडुलेंटली ये क्लेम करता हूं कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, मेरे सारे पैसे मैंने अपने क्लर्क को दे दिए, ये इसमें आएगा। 423 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है, उसके बाद ये सेम चीजें हैं, बस इसमें आपसे ये पार्ट पूछा जा सकता है और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें से। और लास्ट बात करता है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली रिमूवल ऑफ और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब इधर डेटर या क्रेडिटर की बात नहीं करता है, ये जनरल बात करता है कि किसी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली मैं रिमूव करता हूं या कंसील करता हूं, तो मैं किस सेक्शन में आऊंगा? चलो अब आप लोगों ने शायद कमेंट लिख दिया होगा, मैं आपको बता देता हूं, आपको याद नहीं आया तो, कि ये किसके सिमिलर है? ये सिमिलर है अपना आईपीसी का चैप्टर नंबर 13। याद है बाट और मापों के विरुद्ध अपराध, उधर भी 264 से लेकर के 267 तक सेम पनिशमेंट थी। कितनी थी? 1 ईयर थी और फाइन था। अब आप चेक कर लेना, कनेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, मिसचीफ पे आते हैं। मिसचीफ क्या होता है? देखो, किसी एक प्रॉपर्टी को इस तरह वेस्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, जिससे उसका यूज, जिस यूज के लिए वो प्रॉपर्टी बनी है वो खराब हो जाए। ठीक है, जिस प्रॉपर्टी यूज के लिए वो प्रॉपर्टी बनी है वो खराब हो जाए, उसे हम मिसचीफ बोलते हैं, उसे हम रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? रिस्टी। तो अब ये क्या होता है? देखो, ये एक लंबा सेक्शन है, इसको मैं एक छोटे वे में समझाना चाहूंगा आप लोगों को, ताकि अपने को टाइम बचा सके। अपन यहाँ पे इसको थोड़ा ड्रॉ करेंगे। देखो, मैं आपको जैसे बताता हूं, आप वैसे काम करना शुरू कर देना। यहां पे सबसे पहले लिखोगे आप 426 अपने पेज में लिखना, फिर आप यहां एक ब्रेक छोड़ना और फिर यहां पे आप लिखना 427। अब 426 क्या है? पनिशमेंट है मिसचीफ की। ठीक है, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? यहां पे जनरल पनिशमेंट है और यहां पे पनिशमेंट है मिसचीफ। अमाउंट रहता है कि इतने तक की प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाती है, क्या है? 50 रुपए। पनिशमेंट आप चेक कर लेना, मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं, पर अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है तो मैं जल्दी करवाना चाहता हूं। यहां पे आप लोग लिखोगे 428,
यहाँ पे आप लोग लिखोगे 429। अब ये क्या बात करता है, ये जो अपने एनिमल्स होते हैं ना उनकी बात करता है। अब 428 क्या बात करता है कि जो ऐसे जो एनिमल्स है जो 10 रुपए तक की वैल्यू के हैं, उनको आप मिसचीव करते हो, उनको डैमेज करते हो, मेम करते हो, उनका अंग तोड़ देना, उन्हें मार देना, ऐसा कोई कार्य करते हो तो वो 428 में पनिशेबल है। और यही अगर 429 की बात करें तो इसके अंदर क्या वैल्यू बढ़ जाती है, वो या तो 50 रुपए की वैल्यू वाला कोई एनिमल है या फिर ऐसा कोई एनिमल है जो कैटल के रूप में यूज होता है। दुधारू पक्षी, दुधारू होते हैं ना, पालतू नहीं, दुधारू। देखो कैटल और पेट के अंदर डिफरेंस समझिए। पेट होते हैं जो अपन घर पे रखते हैं, जो उन्हें पालतू बोलते हैं, और कैटल होते हैं दुधारू, जिनसे दूध निकलता है, जो अपने काम में आते हैं, है ना। बकरी है, गाय है, ऊंट है, उन्हें कैटल बोलते हैं। उनका अगर आप कोई मेम करोगे, उन्हें डिस्टर्ब करोगे तो आप 429 में पनिशेबल होगे। पनिशमेंट आप प्लीज यहाँ पे पनिशमेंट सबकी साथ में लिख लेना। अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एक पेज में बना लेना, मेरा ट्रस्ट करो, ये आपको मिसचीफ वाला पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा 425 से 440 तक का। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या बात करता है 430। ठीक है, 430 क्या बात करता है, 430 क्या बात करता है, वाटर इरिगेशन, इरिगेशन वाले कामों को हर्ट करने के लिए। फिर 431 आता है, फिर आता है 432। अब यहां पे अपन क्या करेंगे, 431 यहां पे लिखेंगे 431 और 432। अब यहां पे तो क्या है, जो इरिगेशन वाला पार्ट है ना उसको डैमेज करना हो गया, इरिगेशन वाला पार्ट को डैमेज करते हैं, है ना। वाटर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड डाइवर्ट करना, उसे डिस्ट्रॉय करना, जो नहरें चलती है, नाले चलते हैं, उन्हें डिस्टर्ब करना, उन्हें तोड़ देना, उन्हें डाइवर्ट कर लेना, अपने घर की तरफ घुमा लेना। 430 में वाटर, 431 में क्या है, आप याद रखो एक एक वर्ड से, तो आपको ये पॉइंट याद हो जाएंगे। हेडिंग से ज्यादा कुछ नहीं आएगा, मैं हेडिंग को याद करने का तरीका बता रहा हूं बस। तो 431 में क्या है, 430 में पानी था ना, तो यहां पे रोड है, यहां पे क्या है, रोड है, ब्रिज है, रिवर है और चैनल्स है, इनको डिस्टर्ब, डिस्ट्रॉय, डैमेज, डाइवर्ट। 432 में क्या है, 432 में जो पब्लिक ड्रेनेज है ना, पब्लिक ड्रेनेज, उनको डिस्टर्ब करना, डैमेज करना। तो ये तीन आपको एक साथ में करने, ऐसे ही याद करना, मेरा विश्वास करो 2 या 3 बार रीड करोगे याद हो जाएगा, एक चेन बन जाएगी। कभी पूछा ना, जैसे छोटे बच्चों से नहीं पूछते थे कि चलो भाई 2 का पहाड़ा सुनाओ, 2 6 जा कितना होता है, तो वो शुरू करता ना फर्स्ट से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब लगा कि 2 3 जा 6, क्या पूछा था, 6 से पूछा था, अब वापस चलेगा 8, फिर आएगा 10, फिर आएगा 12। सर 2 6 जा 12 होता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर अपन भी यहाँ ऐसे करते हैं। अपने से पूछे कि 431 में क्या, अपने को याद आता है सर ने एक पार्ट पढ़ाया था 426 में क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, वैल्यू नहीं है। 427 में वैल्यू थी 50 रुपए, फिर 428 में एनिमल को मेम करने की बात थी, 10 रुपए तक का है, कि अब 429 में 50 रुपए तक का है, फिर याद है 430 में। ऐसे चेन बनाओगे तो 431 आ जाएगा ना, 2 6 आ जाएगा ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें प्री क्लियर करना है, हम ऐसे कर लेंगे, मेंस में अपनी राइटिंग स्किल शो कर देंगे। ठीक है, देखो जिसको टिप्स पे याद है ना, उसने भी 431 ही टिक करना है, और आप लोगों को भी 431 ही टिक करना है। आपको भी 1 नंबर मिलेगा, उसे भी 1 नंबर मिलेगा, कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है ना, तो क्या दिक्कत है यार। आज अपने पास में कम टाइम में अपन ऐसे याद कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए 433, ये क्या बात करता है 433, चलो 433 बात करता है मिसचीफ करना, किसे, लाइट हाउस को डैमेज करना। लाइट हाउस देखते हैं ना, समुद्र पे लाइट हाउसेस होते हैं ना, उनकी बात करता है 433। और यहां पे लिखेंगे 434। 434 में क्या है अभी बताता हूं आपको। 434 के अंदर आप बेरेट चेक करते रहना, देखो इधर लाइट हाउस था ना, उसको डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना,
और मूव कर देना, ठीक है। तो इधर क्या है, लैंडमार्क फिक्स्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी, जैसे होते हैं ना कि रामगढ़ 30 किलोमीटर, उसे डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, हटा देना। तो इधर तो है लैंडमार्क और उधर है लाइट हाउसेस। पनिशमेंट लिख लीजिएगा प्लीज, 435। चार सौ 436 इनको अपन साथ में करेंगे और अपन इसमें क्या लिख लेंगे, यहां पे अपन लिख लेते हैं फायर, सेंटर में फायर लिख लेना इसके। 435 क्या है, 435 है मिसचीफ बाय फायर, फायर अपने लिख लिया यहां पे आग से, और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस विद इंटेंट टू कॉज डैमेज टू अमाउंट ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपीज है या फिर कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करना। और 436 उधर भी फायर से ही डैमेज है इधर भी, पर इधर किस चीज का है, मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस। हाउस उधर ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी जो 100 रुपए से ज्यादा थी और एग्रीकल्चरल थी, या तो इधर हाउस को डैमेज करना है। इधर क्या है 437, ये क्या बात करता है 437 बताते हैं। 437 वेसल, डेक्ड वेसल कितने टन की, 120 टन का बर्डन जिसपे हो ऐसी कोई वेसल, जलयान पानी वाला, उसको डैमेज करना। फिर अपन 438 पढ़ेंगे कि ये देखो, इसको यहां से कनेक्ट कर देते हैं फायर से। वो जो डेक्ड वेसल है ना 437 वाला मिसचीफ, अगर आप फायर से करते हो ना तो 438 है। उस डेक्ड वेसल को आप अगर फायर से डैमेज करते हो तो 438 आएगा। फिर आएगा 439, ये क्या बात करता है कि इंटेंशनली रनिंग वेसल अग्राउंड और अशोर विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। ऐसी कोई डेक्ड वेसल को, जलयान को मिट्टी में चलाओगे, उसे भगाओगे, उसे चोरी के इंटेंशन से लेके जाओगे तो आप 439 में आ जाओगे। और फिर जो 440 है ये आप प्लीज मेंशन कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है इस चैप्टर को याद करने का। चलिए आप पीछे जाके थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 440 पे आते हैं अपन। मिसचीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट, इसका पनिशमेंट 5 साल एंड फाइन। ऊपर आप जनरली देखोगे ना तो आपको एंड में ही मिलेगा फाइन, ठीक है। चलिए अब यहां पे आते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास है ना, क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है कि किसी के दूसरे के घर में घुस जाना, अतिचार, ये तो है आपराधिक अतिचार। यहां पे मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, आप बस इतना समझ लीजिए कि आप किसी के प्रॉपर्टी में जो दूसरे के पोजेशन में है, ऑनर होना जरूरी नहीं है, किराएदार मान लो रह रहा हो किसी घर के अंदर, उधर भी आप अगर आते हो तो भी अतिचार होगा। क्या इंटेंशन है, टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट और इंसल्ट और अनॉय एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। उसे इंटिमिडेट करना, उसे तंग करना, उसे परेशान करना, उसके खिलाफ कोई क्राइम करना, ऑफेंस करना। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्रिमिनल ट्रेसपास इमूवेबल और मूवेबल दोनों के अगेंस्ट हो सकता है। अपनी गाड़ी के अंदर कोई घुस जाता है वो भी ट्रेसपास होगा। हाउस ट्रेसपास, ये घर के अंदर घुसना, इधर मूवेबल नहीं हो सकता। घर के अंदर अतिचार, गृह अतिचार बोलते हैं। गृह अतिचार बोलते हैं ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए काम में आने वाली प्रॉपर्टी जो हो, वर्शिप हो, प्लेस ऑफ वर्शिप, मंदिर, मस्जिद, घर, अपने गोडाउन, सब में आता है। थोड़ा सा भी अंदर जाना इज, अब ये आता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, छुपा के घर के अंदर घुसना। लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, रात्रि में छुप करके गृह अतिचार करना।
हाउस ब्रेकिंग, घर के अंदर घुसना, इसके अंदर अपने को 6 पॉइंट बताए हैं। देखो मैंने तो इसको एक पॉइंट से याद करने की कोशिश करी है, आपको भी बताता हूं, अंदर नहीं जा पाएंगे, टाइम का अभाव होता है अपने पास में। पहला क्या बात करता है, फर्स्ट पॉइंट बात करता है कि ऐसे किसी रास्ते से जाना वो खुद ने बनायो, किसी घर के अंदर सुरंग खोद के जाना। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुरंग खोद के जाना वो क्या है, खुद के द्वारा बनाया गया, दीवार तोड़ के जाते हैं ना, वो मान लीजिए। सेकंड क्या है, ऐसा कोई रास्ता जो कि ह्यूमन एंट्रेंस के लिए नहीं था, दीवार के ऊपर चढ़ के जाना। ह्यूमन एंट्रेंस के लिए नहीं होती ना दीवार, उसके ऊपर से जाना। तीसरा क्या है कि ऐसा हाउस ट्रेसपास करना जो इंटेंडेड नहीं था बाय द ऑक्यूपायर ऑफ द हाउस टू बी ओपनड, गेट को तोड़ के जाना मान लीजिए आप, है ना, या फिर पीछे की दीवार से, पीछे की किसी खिड़की से निकल के अंदर चला जाना। यहां था गड्ढा खोद के जाना, सुरंग खोद के जाना, इधर दीवार ऊपर चढ़ के जाना, इधर खिड़की से, पीछे के दरवाजे से जाना। चौथा क्या है, गेट का ताला खोल करके जाना, गेट का लॉक जो होता है उसे खोल करके जाना फर्जी चाबी से। फिफ्थ क्या बात करता है, धक्का मार के जाना, किसी इंसान को क्रिमिनल फोर्स कमिटिंग एन असॉल्ट, डरा के धमका के अंदर जाना। छठा क्या बात करता है, ऐसा कोई रास्ता था जो परमानेंटली फास्टेंड था, उसे अनफासन करके जाना। ऐसा कोई गेट, ऐसा कोई दरवाजा, ऐसी कोई दीवार जो बंद करी गई थी, उससे निकल के जाना। ये याद कर लो, सुरंग खोद के जाना, दीवार ऊपर चढ़ जाना, खिड़की से जाना, ताला खोल के जाना, व्यक्ति को ऑफेंस करके जाना, और ऐसी कोई जगह से जाना जो परमानेंटली फासन थी, उसे अनफासन किया आपने। ये आप पढ़ लीजिएगा। अब यहां से पनिशमेंट शुरू होती है। देखो अपने वही टाइम के अभाव के कारण मैं आपको सारा नहीं बता पाऊंगा, पर जो आपको इतना ध्यान रखना है कि 446 से जो काम शुरू होते हैं ना, वो हाउस ब्रेकिंग और लर्किंग हाउस ट्रेसपास से होते हैं। ये सारे आपको चेक करने पड़ेंगे, सभी आपको देखने पड़ेंगे। मैं कोई छुटकारा नहीं दे सकता हूं। आप कुछ भी पूछ लेगा कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास पनिशेबल, ऐसा कोई ऑफेंस करना जो इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, क्या है, कहां है, पूछ लेगा, क्या करेंगे अपन। एक रेंज याद होनी चाहिए कि 446 से ऑफेंस पनिशमेंट शुरू होती है, 446 से पनिशमेंट शुरू होती है। याद रखना, रेंज याद रखना ही हेल्प कर सकता है आप। चलिए ये आपको चेक करना पड़ेगा, फिर अपन 463 पे आएंगे। अब तक अपन ने पढ़ा था 378 टू 462 तक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस थे। अब अपन पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी मार्क से रिलेटेड कोई ऑफेंस। चैप्टर देख लेना। चलिए 463 फॉर्जरी की बात करता है। फॉर्जरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं अभी आपको देख के बताऊंगा, मुझे तो हिंदी आती नहीं है। कूट रचना बोलते हैं। तो कूट रचना करना, देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी वाले बच्चों को कैसे ना कैसे करके क्लास में इन्वॉल्व रखूं। आज मेरी थोड़ी सी एनर्जी भी लो है और टाइम के अभाव के कारण भी मैं अच्छे से आपको समझा नहीं पा रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं इस हेडिंग में ये है, इस हेडिंग में ये है, बस। अब फॉर्जरी को समझा पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप ये समझ लीजिए, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो हम बनाते हैं और हमें पता है कि वो गलत है, वो फेक है। फर्जी मार्कशीट बनवाते हैं, फर्जी सिग्नेचर। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, मैंने किसी दूसरे राहुल के ऐसे करके सिग्नेचर कर दिए और मैं कोर्ट में बोलूं कि मैंने तो राहुल के सिग्नेचर किए ना, मैं भी तो राहुल हूं। नहीं, बट यू हैव साइंड फॉर अ पर्सन जिसको आपने पर्सोनेट किया है, आप नहीं हो वह व्यक्ति। फॉर्जरी की डेफिनेशन तो 463 में याद रखना, पर मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट किसमें है ये देखो। क्या होता है, ऐसा कोई साइन मेक करना, साइन करना, सील करना, एग्जीक्यूट करना। डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट मेक्स और ट्रांसमिट्स एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अफिक्सेस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मारता है ना, तहसीलदार जैसे मारता है ना, एसडीएम जैसे करते हैं, वही डी।
ऐसा कोई मार्क बनाना डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मान लीजिए मैं जाऊं कि हाँ मेरा जो सीसी है ना, मेरा वो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो मेरी स्कूल की मैंने फर्जी बनवा लिया और वहां पे साइन कर दिया कि हाँ यही है। अब ये मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट आएगा। आप इलस्ट्रेशन से समझ जाओगे, बेसिक चीजें हैं। इसके लिए जो पार्ट्स है ना ये पढ़ लेना। वैसे मैं एक बात बताता हूँ, पार्ट से अच्छा आप इसके इलस्ट्रेशंस को देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाए। ठीक है, देख लीजिएगा, इलस्ट्रेशंस बहुत जरूरी हैं। अब इसके जो एक्सप्लेनेशन है ना ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या बात करता है, अ मैन्स सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम। अब ये मैंने बताया ना, राहुल बन के मैंने सिग्नेचर किया किसी दूसरे राहुल का, वो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में आएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या है, मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ अ फिक्टिशियस पर्सन। छगनलाल कोई है ही नहीं, उसके नाम पे ही कोई डॉक्यूमेंट बना देना। For the purpose of this section, the expression affixing electronic signature shall have the meaning assigned to it. ये पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 2 जो है ना पेपर में क्या आएगा, कौन सा एक्सप्लेनेशन नंबर बात करता है किसी दूसरे व्यक्ति का खुद के नाम से सिग्नेचर कर देना। अब आपको बताना पड़ेगा 1 में आता है, फिक्टिशियस पर्सन 2 में आता है, यही है। पनिशमेंट देख लीजिएगा, फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड और कोर्ट, रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और पब्लिक रजिस्टर। नहीं आएगा वैसे छोड़ सकते हो, पर यही है यार, देखो एक एज रहती है। अगर अपन पढ़ के जाते हैं ना इन सब चीजों को, अपना एक एज रहता है, अपना एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट्स में से पूरे में से पूरा नंबर लेके आऊं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे अपने होने चाहिए। अगर आईपीसी आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, बट आईपीसी आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना, तो उसमें 10 में से 8 लाने की बजाय 10 में से 10 लाओ। ठीक है, देख लेना, पनिशमेंट नहीं देखना, हेडिंग देखना। वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, सीधा क्वेश्चन आएगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी फॉर्जरी कहाँ है, 467 में सीधा क्वेश्चन आएगा, आप भूल जाओगे। चेन बना लो, चैप्टर को ब्रेक कर लो, चैप्टर नंबर 1 में यहां से यहां तक है, चैप्टर नंबर 2 में यहां से यहां तक है, सेक्शंस को ब्रेक कर लो। फिर वही 2 के पहाड़े वाला सिस्टम कर लो, पहले में ये था, दूसरे में ये था, तीसरे में ये था, चौथे में ये था। अब लाइन से चलता हूं, 463 में तो फोर्जरी की डेफिनेशन है, 464 के अंदर बनाना है। अब यहां से लाइन लग जाओ, 465 में क्या था, 466 में क्या था, 467 में ये था, चलो मैंने टिक कर दिया। वैल्यूएबल सिक्योरिटी 3 नंबर पे तो 467 है। करना पड़ेगा, पास होना है तो करना पड़ेगा। फॉर्जरी फॉर पर्पज ऑफ चीटिंग 468 है, फॉर्जरी फॉर पर्पज ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन। फॉल्स डॉक्यूमेंट डेफिनेशन आएगी, फॉल्स डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आएगी। अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड होली और इन पार्ट बाय फॉर्जरी इज डेसिग्नेटेड। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि फॉल्स डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कहां है, आप गलती से टिक कर दोगे, 100 में से 90 बच्चे करके आएंगे, उन्हें फॉर्जरी याद रहेगा, फॉल्स डॉक्यूमेंट याद नहीं रहेगा। अगर आप उन 10 में आना चाहते हो तो इस बात को मार्क कर दो कि 463 अलग चीज है, 470 अलग चीज है, 464 अलग चीज है। यूजिंग एज जेन्युइन अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। 472 चेक करना, हेडिंग चेक करके जाओ। मैं अब ये वाला जो चीज पार्ट है ना, ये मैं आपको छोड़ने के लिए बोलूंगा, ये अपने काम में नहीं आएगा, इसको छोड़ सकते हो। इस पार्ट को आप छोड़ सकते हो। कहां तक छोड़ सकते हो मैं बताता हूं, आपको यहां तक छोड़ देना है। अब यहां जो है ना, अब जैसे ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क की एक डेफिनेशन थी यहां पे जो रिपील कर दी गई, बाय ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स। पूछ लेते हैं, याद रख लो, 1-2 बार बोल लो मन से, ऑप्शन आएंगे आप टिक कर दोगे कि यार ये पढ़ा हुआ है। याद रख लो 1958, याद रख लो, आप 4-5 बार बोलो, ऑप्शन में आएगा तो आप कर दोगे। ये 479 है, गलती से पूछ ले, प्रॉपर्टी मार्क की डेफिनेशन कहां है बता देना। उसके अलावा ये आप छोड़ सकते हो, पूरा पार्ट छोड़ सकते हो। यहां पे आना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर नया, डेफिनेशन नहीं। 489 में क्या है, काउंटरफिटिंग करेंसी नोट्स और बैंक।
अपन ने काउंटर फिटिंग और भी पढ़ा था, उधर क्या था, कॉइन था, इधर क्या है, करेंसी नोट्स है। क्वेश्चन पूछेगा काउंटर फिटिंग करेंसी नोट्स कहाँ है, एक ऑप्शन तो 230 देगा, आप जल्दी से टिक कर दोगे। काउंटर फिटिंग पढ़ा, पता नहीं क्या जल्दी लगी रहती है, एक शब्द देखा जल्दी ऑप्शन देखा आ गया टिक कर दिया, बाद में आके रोगे कि अरे यार ये तो करेंसी नोट्स था। तो ये गलती मत कीजिए। जो एक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं जिन्होंने 2-3 बार पेपर दे लिया है उनसे तो मैं यही उपेक्षा करता हूं कि मेरी ये बात आपको पहले से समझ में आई हुई है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, जल्दी मत कीजिए। 2 घंटे हैं आपके पास में, सफिशिएंट टाइम है 2 घंटे 100 क्वेश्चन करने के लिए। प्लीज जल्दी मत कीजिए, हर एक क्वेश्चन के एंड तक जाइए, हर एक ऑप्शन के एंड तक जाइए। आप 10 मिनट बचा के बाद में इधर से उधर मुंह ताकोगे, इससे बढ़िया पेपर को अच्छे से पढ़ो ना। 1 नंबर आपको कट ऑफ से रख देगा, जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट हो जाएगा आपकी लाइफ का। नौकरी लगना, नौकरी जल्दी लगने में डिफरेंस होता है। आप 24 साल की उम्र में आरजेएस बन रहे हो, बनोगे, आप सब लोग बनोगे, मुझे पता है। कोई 24 में बनेगा, कोई 29 में बनेगा, कोई 32 में बनेगा, पर इस व्यक्ति से वो बहुत आगे चला जाएगा। प्रमोशन में चले जाओगे, जिंदगी में चले जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस जगह पे है, इस जगह पे इन्होंने खो दिया, जो हो गया उसे भूलो, अगले बार देखो पिछली बार अपन ने क्या गलती करी, उसे मैनेज करो ना, उसे सही करो। हेडिंग देखना इसका, और कुछ मत देखना, हेडिंग देखना इसकी भी। जेन्युइन बनाता है पॉज काउंटरफिट करेंसी नोट्स को, बाकी छोड़ देना। आ जाइए, सिर्फ चैप्टर को याद कर लो। चैप्टर नंबर 19 में क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, और कुछ मत याद करना। चलिए आगे, यहां पे अपन पढ़ेंगे, ये चैप्टर सबको पता ही होता है। चैप्टर नंबर 20 क्या है, मैरिज। मैरिज के अगेंस्ट ऑफेंस। देखो ये क्या होते हैं, 493 जो है ना, आपने कोहैबिटेशन किया, क्या किया, कोहैबिटेशन किया, कॉज्ड बाय अ मैन, व्यक्ति के द्वारा। देखो 493 एक ऑफेंस है जो कौन कर सकता है, मैन कर सकता है। क्लियर बात कर दी, एकदम क्लियर बोल दिया हेडिंग में ही, कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन, ठीक है। डिसाइडफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, मतलब कि आपने ऐसा कोई काम किया प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास, कोहैबिटेशन को सहवास बोलते हैं। आपने किसी महिला के शादी का ऐसा एक मंडप सजाया जो अनलॉफुल था, मतलब कि आपने करी नहीं शादी, बट प्रिटेंड किया कि हाँ अपन शादी कर रहे हैं, तो 493। बाइगेमी सबको पता है, अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। यहां पे देखो विमेन भी कर सकती है बाइगेमी, हूएवर लिखा है ना, यहां पे क्या था, एवरी मैन। ऑफेंस की पनिशमेंट आप देख लीजिएगा, 10 साल है, फाइन है। इसका एक्सेप्शन बस इतना याद कर लो, दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन हुज मैरिज with such husband or wife has been declared void by court of competent jurisdiction। मतलब वो शादी void कर दी गई है, उस पे लागू नहीं होगा है। और any person who contracts a marriage during the life of a former husband or wife, if such husband or wife at the time of subsequent marriage shall have been continually absent from such person। उस जो पहली जो शादी हुई थी ना, उससे वो पहली वाली वाइफ या हस्बैंड गायब हैं कितने सालों से, 7 साल, ठीक है। अब ये जो 7 साल वाला प्रिजम्पशन आपको कहीं याद आता होगा, एक और नॉट हैव बीन हर्ड,
of such person as being alive within that time, provided that the person contacted such subsequent marriage shall, before such marriage takes place, inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of facts. कि उसने अगले आने वाली दुल्हन को बता दिया था कि मेरी शादी हो चुकी है, बट वो जो जिससे मेरी शादी हुई है वो पिछले 7 साल से गायब है। अच्छा, इस 7 साल को आप वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट हो, पर मैं आपको बता देता हूं, आप जोड़ लेना एविडेंस एक्ट के। यही जिंदा होने की और मरने की प्रिजम्पशन की बात करता है। 7 साल से कहीं देखा, 30 साल से कहीं नहीं देखा, जिंदा और मुर्दा की प्रिजम्पशन की बात करता है। इधर 7 साल इसीलिए है कि मतलब वो जिंदा नहीं है। समझ में आया? कनेक्ट कर लेना, ऑफेंस की पनिशमेंट चेक कर लेना। 495 सेम ऑफेंस ऊपर वाला, विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद हुम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। अब ऊपर तो क्या था, ये जो बात थी ना फैक्ट्स को बताने वाली, वो तो सिर्फ उसी वक्त लागू होती है जहां पे वो वाइफ पिछले 7 साल से नहीं दिखी हो। उधर आपने बताया तो आपने ऑफेंस नहीं किया, पर इधर जो आप नॉर्मल दूसरे वाइफ के रहते हुए भी अगर शादी करते हो, चाहे पहले वाली दूसरे वाली को बता के करते हो, तो भी ऑफेंस है। और 495 494 का एक एग्रीवेटेड ऑफेंस है कि वहां पे तो आपने बताया पर इधर तो बताया भी नहीं। 496 मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। समझ जाते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है सेक्शन में। अडल्ट्री, अडल्ट्री का क्या है कि अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हाफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया है। यह जो बोलते हैं कि इसमें एक बहुत ही अच्छी लाइन थी, that the wife is not the servant of the husband। अडल्ट्री पे मैं बता सकता हूं कि इसमें से कुछ क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, थोड़ा डाउटफुल चलता है अडल्ट्री का अभी पोर्शन, एकदम से क्लियर नहीं है। इतना समझ लीजिए अडल्ट्री क्या बात करती है। ये ऐसा कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ पर्सन who is and whom he knows, जिसके साथ में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो वो, और आपको पता है कि वो मैरिड है, वाइफ है किसी दूसरे व्यक्ति की, विदाउट द कंसेंट और कनाइवेंस ऑफ दैट मैन, उस हस्बैंड की कंसेंट और कनाइवेंस के विदाउट आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, बट ऐसा इंटरकोर्स रेप नहीं है, मतलब इस महिला की एक कंसेंट है, शी इज अबव 18 ईयर्स, तो वो व्यक्ति मैन ही होगा, क्लियर बात है। अडल्ट्री का गिल्टी माना जाएगा एंड शैल बी पनिश्ड विद इंप्रूवमेंट ऑफ वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। पर अब इसमें ये याद रखो कि इसे हाफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हाफ नहीं पूरा ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया है, क्योंकि यहां पे ऐसा साउंड होता है ना कि मैं देखो, अगर अपन एथिक्स के हिसाब से जाएंगे तो ये बात गलत होती है, बट देखो हर केस की सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। ये केस क्या बात करता है अडल्ट्री, यहाँ पे एक हस्बैंड है, यहाँ पे एक वाइफ है, यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है, कि इस हस्बैंड की बिना कंसेंट के कहीं भी ये वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कर लेती है तो ये व्यक्ति पनिशेबल होगा। तो साफ पता चलता है ना कि इसकी कंसेंट कितनी मैटर करती है इसकी पर्सनल लाइफ में भी। हाँ मैं मानता हूं हस्बैंड वाइफ है, बट बहुत सारे केसेस होते हैं ना कि बहुत सेपरेटली रह रहे हैं, मान लो ये पिछले 5 साल से सेपरेट रह रहे, डाइवोर्स हुआ नहीं है, तो भी इसकी इतनी ज्यादा डोमिनेंस, इसलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। ज्यादा इसके डिबेट में मत घुसेंगे कि ये एथिकली नहीं है, सब बातें अपने काम की नहीं है। अपने को याद रखना है 497 में अडल्ट्री है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है, और ये डाउटफुल सेक्शन चलता है, अपन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस इतना याद रखना है 497 में अडल्ट्री है, पनिशमेंट आएगी नहीं, मैं गारंटी लेता हूं। एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन,
मैरिड वीमेन को कहीं और लेके जाना, उसे एलिसिट करना इंटरकोर्स विद एनी पर्सन, उसे पता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाएगा किसी और व्यक्ति से, इतना याद कर लेना बस। 498 में क्या है? 498 ए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रूएलिटी की बात करता है, हस्बैंड के द्वारा उसके फैमिली मेंबर के द्वारा। अंदर नहीं घुसेंगे, एक्सप्लेनेशन चेक करना, ये याद करना। आपको पता है एडल्ट्री 498 ए में एक तो ये क्या, लैपटॉप भी अपने को थोड़ा परेशान कर देता है जब अपन पढ़ा रहे होते हैं या अपनी मर्जी करने लग जाते हैं। अब इसे ये नहीं पता कि हमारी एग्जाम डेट बहुत पास आ रही है। कोई बात नहीं, इसका भी अपन करेंगे कोई इलाज। चलिए 499 पे आ जाते हैं। ये आज अपने को पढ़ाने में प्रॉब्लम करवा के रहेगा, पर अपन भी जिद्दी हैं। चलिए, ये बात करता है डेफामेशन। डेफामेशन हम सब जानते हैं, मानहानि। अब इसमें जो ये एक्सप्लेनेशन 1 2 3 आपको बड़ा बहुत लग रहा होगा, पर मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि 499 में क्या डेफामेशन होती है, क्या मानहानि होती है, सभी बच्चों को पता है। ऐसे कोई शब्द बोलना, ऐसा कोई लेटर पारित करना, ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट करना जिससे किसी और व्यक्ति की मानहानि हो जाए, ये तो है। पर एक्सेप्शन क्या हो? मान लो वो बात सच हो, ये एक्सेप्शंस है। पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप कर सकते हो, इलस्ट्रेशंस को देख लीजिए। ये एक्सेप्शंस है ना। इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ विद पब्लिक गुड, पता है। पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पता है। मान लो कि पब्लिक सर्वेंट ब्राइब लेता है, उसके न्यूज़पेपर में छपते हैं ना ऐड, तो वो है तो मानहानि, पर ये एक्सेप्शन में आता है, पता है अपने को। थर्ड एक्सेप्शन क्या है? हमें सब पता है। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, किसी पब्लिक क्वेश्चन को टच करते हुए ऐसे कोई व्यक्ति का कार्य जो हमें बताना पड़ेगा ना। फोर्थ एक्सेप्शन है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट। कोई कोर्ट है, उसकी प्रोसीडिंग्स की रिपोर्ट बनाना। मान लो उसने काम अच्छा नहीं किया, तो भाई आपने काम अच्छा नहीं किया, मानहानि थोड़ी है, आपका काम चोरी है ये तो। अपने कोचिंग से यहां से जो बच्चे पढ़ के जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है वो अपने कार्य को लेकर के पूरे तत्पर और एक्टिव रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आज यहाँ पे जो भी बच्चा पढ़ रहा है ना, वो आरजेएस सिर्फ सैलरी के लिए बन रहा है। मुझे नहीं लगता, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको वो सैलरी नहीं दिख रही है, आपको वो काम दिख रहा है। अगर आपको वो काम दिखता है, देखो मेरा मानना यही है कि जो बड़ी पोस्ट होती है ना, उसके लिए आपकी जिद होनी बहुत जरूरी है, और जिद कभी पैसे की नहीं हो सकती। मैं यही मान के चलता हूं, और मैं सबसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप लोग आरजेएस बनने की सोच रहे हो, और मैं पूरी तरीके से मानता हूं कि अपनी कोचिंग का हर बच्चा बन सकता है, पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि हर एक बच्चे को भूख है ना, वो काम की है, पैसे की भूख नहीं है। जिस भी बच्चे को पैसे की भूख है ना, जिस भी बच्चे को लगता है कि मेरी 1 लाख सैलरी आएगी, 1,10,000 सैलरी आएगी, वो बच्चा रिकंसिडर करे अपने थॉट को। पैसे आप प्राइवेट काम करके भी कमा सकते हो। पैसे की भूख जहां हुई ना, वहां आप अपने काम के अंदर भी बेईमानी करोगे ही करोगे। चलिए, एक्सेप्शन 6 है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अभी बताए थे। मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। अब जैसे अभी चुनाव का टाइम ही चल रहा है, मोदी जी के अगेंस्ट राहुल जी लगे हुए, राहुल जी के अगेंस्ट मोदी जी लगे हुए, उन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। मानहानि तो हो रही है ना, पर भैया काम ही तो है, आपके काम की तो बातें बता रहे हैं। गुड फेथ में, ठीक है, लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर, ये चेक करना, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। देखो सिंपल बात है कि ये डेफेमेशन नहीं होगा ओवर अथॉरिटी, ओवर अनदर एनी अथॉरिटी, हैविंग ओवर, मतलब कि भाई जैसे मैं आपको इसका एक इलस्ट्रेशन से आपको चीज समझा देता हूं। देखो, एक जज है, वो गुड फेथ में सेंसर करने के लिए किसी कंडक्ट, किसी विटनेस का, और ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट censoring in good faith those who are under his orders. A parent in good faith सेंसर करता है किसी चाइल्ड के, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? कि मान लो अपने पिताजी आज अपना फोन चेक करते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो पढ़ नहीं रहा, ये तो फोन में बातें करता है, सेंसर कर रहे हैं ना,
चेक कर रहे हैं ना, उनकी अथॉरिटी है ना अपने ऊपर, तो वो मान हानि नहीं होगी। अपनी मम्मी को बता देगी तो सारे दिन फोन में बात कर रहा है, फिर अपने 4 जूते ही पड़ गए, मान हानि नहीं हुई है। 8th एक्सेप्शन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना, आपको समझ में आ जाएगा। ये आप 10 एक्सेप्शन आप देख लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आएगा आपको, सारा समझ में आएगा। पनिशमेंट 500 में बताई गई है। 501 में प्रिंट करना, 502 में सेव करना। बस ये लैपटॉप भी आज अपने को परेशान करके रहेगा। देखो 499 से 502 तक का काम अपना पूरा होता है। आईपीसी के अंतिम में आ गए, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, परेशान करना मान लीजिए आप। क्रिमिनल इंटिमिडेशन ना, आपराधिक अभित्राश, whoever threatens another with an injury to his person, reputation, property or the persons। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, 503 में क्या है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किसमें है, ये एक क्वेश्चन। और अब इंजरी कहां होती है, पर्सन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। बस ये 4 याद रख लो, और कुछ नहीं आएगा। A threat to injure the reputation of any deceased person in whom the person threatened is interested is within this section। कि मैंने किसी मरे हुए व्यक्ति की भी अभित्रास किया तो वो भी इसमें आएगा। इलस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं ना, बाकी कुछ नहीं आएगा 503 में से। छोड़ सकते हो इसको, इसको भी छोड़ देना, छोड़ देना। ये एक्ट 505 छोड़ दो। 506 में पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। अब आपसे पूछेगा क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट का है, आपको याद आएगा 503 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन है तो 504 में होगा। 504 वहां ऑप्शन भी होगा, पर नीचे 506 भी होगा, याद रखना 506 में है। 507 आप छोड़ देना, कोई काम का नहीं है, नहीं आएगा आपसे। 509 ये देखना, वर्ड्स, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेसिटी ऑफ विमेन, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, याद कर लेना। ऐसा कोई वर्ड, सॉरी ये कट का साइन बन गया मेरे ख्याल से, है ना, ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई जेस्चर जो इंटेंशन क्या था, किसी विमेन की मोडेसिटी को हार्म करने का आपका इंटेंशन था, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, 510 देख लेना। 511 कोई बहुत आप समझ जाते हो, 511 मेरे ख्याल से कोई ऐसा स्टूडेंट हो उसको 511 नहीं आता होगा। ऐसा कोई अबेटमेंट जो कहीं और पनिशेबल नहीं है, उसको यहां पनिश करेंगे। कितनी पनिशमेंट होगी, बस इतना याद रखना है। देखो, अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड द कमीशन ऑफ शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। ये देखो, कैसी भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, उस ऑफेंस के लिए जो प्रोवाइड करेगी ना डिस्क्रिप्शन की, भाई रिग्रेस होगा, सिंपल होगा, वो फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब फॉर लाइफ है ना, उसका आपको बताया था फ्रैक्शन के लिए कितना था, 20 ईयर, उसका हाफ जस्ट फॉर दी फ्रैक्शन, और 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, उस ऑफेंस के लिए जो भी प्रोवाइड करेगी उसका मैक्सिमम 1/2, मैक्सिमम का 1/2। चलिए, आज अपन ने आईपीसी को खत्म कर दिया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करना, एक आईपीसी का क्विक रिवीजन अपन रखेंगे, थोड़ा सा लेट, बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। एग्जाम की डेट पास में आ चुकी है, अच्छे से पढ़ाई करिए। आई होप यू आर स्टडिंग वेल एंड आई गिव यू द ब्लेसिंग्स। अच्छे से एग्जाम क्लियर करना है, हम सबको एग्जाम क्लियर करना है, फिर मेंस की तैयारी में लगेंगे। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाद में मिलते हैं एक क्विक रिवीजन की क्लास में बाद में। चलिए।